Hello everyone, myself Dr. Nishan Singh. I am an assistant professor in Shine Group of Institutions. आज से मैं फार्माकोलॉजी के वेरियस चैप्टर्स को लेकर एक सीरीज़ बनाऊंगा और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है, कैसे है, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। जो भी आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है या कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो भले समझ में आया ना आया हो, लेकिन आप लोगों के पास एक ऐसा सोर्स ऑफ मीडियम हो जिससे कि आप लोग कुछ भी रिवाइज कर सकें और अपने पढ़ाई को और आसान बना सकें। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, सो ड्रग्स acting on cardiovascular system. So if we think of cardiovascular system, तो हमारे ब्रेन में कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं? सबसे पहले आएगा हार्ट। ठीक है, हार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो जो ये पोर्शन है हार्ट और ब्लड वेसल का पूरा कनेक्शन, और किस तरह से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, फिर वापस पूरे बॉडी से ब्लड आता है और हार्ट में फिर वापस वो ये सर्कुलेशन चलती रहती है। ठीक है, सो इसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होने वाली अलग अलग बीमारियां जो कि हमारे बॉडी को परेशान करती हैं उनको हम समझेंगे, उनकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि वो होती कैसे हैं और उनको ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहली जो बीमारी हमारे पास है आज के लिए वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन। सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? if you want then you can take notes from here also. okay, so hyper means, इस हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज्ड। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। और टेंशन का मीन्स क्या होता है? टेंशन मीन्स होता है प्रेशर, है ना। सो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर। अभी किस तरह के प्रेशर की बात हो रही है? अभी जैसे मान लीजिए कि ये है आपका ब्लड वेसल। ठीक है, ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में फ़्लो करने के लिए आपके पास ब्लड कंपोनेंट्स हैं, ब्लड है। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड कंपोनेंट्स हो जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा ब्लड कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे तो फिर ज़्यादा संख्या होती है तो क्या होता है? धक्का मुक्की होने लगती है। तो ज़्यादा संख्या होगी, धक्का मुक्की होगी। तो धक्का मुक्की जो होगी वो किस एरिया में होगी? इधर जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो धक्का मुक्की वॉल्स पे होगी और इन वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा। और ये जो प्रेशर होगा, जो ब्लड के थ्रू लगाया गया प्रेशर जो कि उनके वॉल्स पे लग रहा है, इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द प्रेशर exerted by the blood on the walls of the vessels। ठीक है, तो वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स या वेसल्स। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड की तरफ से लगाए जाने वाले प्रेशर को, हाँ, जो कि प्रेशर कहाँ लगेगा? वेसल्स के ऊपर लगेगा। इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो ये जो ब्लड प्रेशर है ये हाइपरटेंशन का रूप कब ले लेता है? हाइपरटेंशन का रूप तब ले लेता है जब ये नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर लगाना शुरू कर दे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर। एंड कौन सा प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का डेफिनेशन इतना समझ में आ रहा है। और इसके बाद फिर नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर इज़ नीडेड
ब्लड प्रेशर हमारे लिए ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो फिर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हमें थकान महसूस होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, डेली लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्लड प्रेशर हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम हर एक ऑर्गन में खून पहुंचा सकें, और अगर खून में पावर ही नहीं होगा तो फिर वो हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में कैसे जाएगा, बराबर। सो हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में ब्लड को जाना है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है। सो हर एक ऑर्गन्स नीड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑर्गन्स नीड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, और ओनली ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड क्या क्या हो सकते हैं हमारे टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, हमारे सेल्स होंगे। तो एवरीबडी नीड्स ऑक्सीजन, एवरीबडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स, एवरीबडी नीड्स समथिंग टू सर्वाइव, राइट। सो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया दैट मीन्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल जो हो सकते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स गेट्स डैमेज्ड, ठीक है। ये एक पॉइंट तो ये हम समझ सकते हैं कि जब ब्लड में प्रेशर हाई होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है वॉल्स पे, तो वो डैमेज हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर, ठीक है। तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है ना। सो इट कैन लीड टू ऑर्गन डैमेज। सो आपने समझा कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ है, ठीक है, और हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर क्या होता है, और जब ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो वही हाइपरटेंशन कहलाता है, और ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इतना समझ में आया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे कि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल किस तरह से नाप सकते हैं हम। तो नॉर्मल जब हम ब्लड को वेंस में हम चेक करते हैं मशीन लगा के, तो फिर हमें क्या मिलता है, पहला एक मिलता है सिस्टोलिक, SYSTOLIC, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg, इतना होता है। और दूसरा आता है फिर डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 80 mmHg। तो ये 120/80 mmHg जो है ये नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर है, जो कि मेंटेन रहना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती रहे, ठीक है। अब जब ये प्रेशर 120 से ज़्यादा बढ़ जाए या 80 से ज़्यादा बढ़ जाए तो ही हाइपर कहलाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, तो 120 से ज़्यादा हो जाए या 80 से ज़्यादा हो जाए, हाइपर स्टेज में चला गया तो हाइपरटेंशन, और अगर लो हो गया तो क्या, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ क्यों होता है, वाई डज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, वाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के दो रीज़न्स हैं, दो रीज़न। पहला रीज़न क्या है कि हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। और दूसरा रीज़न जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। तो इन दोनों के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ है, कार्डियक आउटपुट मीन्स
कि हाउ मच आवर हार्ट पंप्स ब्लड। ठीक है, हाउ मच आवर हार्ट पंप्स ब्लड, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट मतलब हाउ मच आवर हार्ट पंप्स ब्लड। और इसमें हमें कार्डियक आउटपुट को हम निकाल कैसे सकते हैं, मतलब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इंसान का कार्डियक आउटपुट कितना है, दैट मीन्स किस इंसान का हार्ट कितना ब्लड पंप कर सकता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड पर कॉन्ट्रैक्शन। एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाँ, एक बार जब ये पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगाता है, तो जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस पूरे एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 ml ऑफ ब्लड जो है फेंका जाएगा एक बार में, तो वो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हार्ट रेट। ये हार्ट रेट क्या है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, अब हम बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो नॉर्मल हार्ट रेट होते हैं वो क्या होता है? एक मिनट में 72 बीट्स पर मिनट, एग्जैक्ट नॉर्मल ऐसा ही होता है, 72 बीट्स पर मिनट, 72, 75, 100 बीट्स। तो इस तरह से जब 100 बीट पार हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि हार्ट रेट ज़्यादा आ रहा है। 100 बीट से कम होता है तो नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, 70, 75 तक है तो ठीक है, नॉर्मल है। और उससे भी नीचे हो गया, 50 बीट्स पर मिनट हो गया, 55 बीट्स पर मिनट हो गया, तो वो लो हार्ट रेट के कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, सो हाउ हावर हार्ट पम्प्स द ब्लड। सो ये जो होता है कि उसको कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ml ऑफ ब्लड फेंका गया, और हार्ट रेट क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये समझ आई? तो पहली चीज़ जो थी कि कार्डियक आउटपुट की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब हमने समझा। अब हम क्या समझेंगे? पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस? तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं दो तरह के ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अभी एक जो ब्लड वेसल है वो कैसा है? लार्ज है, और एक जो है थोड़ा सा स्मॉल है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के इंटरनल सरफेस में जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ब्लड के पास मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, और इस वाले ब्लड वेसल में थोड़ा कम स्पेस है। ठीक है, तो ब्लड के पास भी मूव करने के लिए कम स्पेस होगा। ठीक है, अब जहाँ पर मान लो कि प्लाक फॉर्मेशन हो गया, तो अगर प्लाक एक ऐसा प्लाक है जिसका साइज़ है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर का प्लाक जो है इधर भी जमा है, और यही 1 सेंटीमीटर का प्लाक जो है इधर भी जमा है। ठीक है, तो इस 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लाक की वजह से जो रेजिस्टेंस पड़ेगा दैट विल बी लेस एज़ कंपेयर टू दिस एरिया की वजह से।
तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ब्लड वेसल छोटा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ब्लड वेसल बड़ा है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कि हाउ टाइट और नैरो ब्लड वेसल्स आर, ब्लड वेसल कितने टाइट हैं, ब्लड वेसल जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितने टाइट हैं या फिर कितने नैरो हैं। जितने ज़्यादा टाइट एंड नैरो होंगे उतने ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस उनमें कॉज होगा, और जितने कम नैरो होंगे, जितने कम कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, वो उतना ही ज़्यादा ईजिली ब्लड को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर अभी हमारे पास दो टर्म होता है ब्लड वेसल के लिए, तो वो टर्म्स क्या होते हैं, वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन मीन्स डाइलेटेड ब्लड वेसल, एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स नैरो, नैरो ब्लड वेसल। डाइलेटेड वाले कैसे होंगे, बड़े होंगे, उसमें खाली स्पेस ज़्यादा होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले छोटे होंगे, उसमें खाली स्पेस कम होगा, ठीक है। तो वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आया। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये था हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन, और इसमें एक और चीज़ हम क्या समझ सकते हैं कि हाइपरटेंशन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू जैसा कि हमने देखा 120/80 mmHg नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है। सो अगर ये प्री हाइपरटेंशन हो, प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन मीन्स 120 से जो वैल्यू है सिस्टोलिक की वो 120 से बढ़ के 129 तक चली गई है या फिर इसी रेंज में है, एंड डायस्टोलिक की जो वैल्यू है वो 80 to 84 के आसपास है mmHg, ठीक है। तो ये प्री हाइपरटेंशन हो सकता है। प्री हाइपरटेंशन का मतलब उस पर्टिकुलर पेशेंट को हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब इससे ज़्यादा अगर वैल्यूज़ आने लगे ब्लड प्रेशर के, तो फिर आता है स्टेज 1, स्टेज 1 जहाँ पर 130 से लेके 139 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 90 से लेके 94 mmHg तक हम मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर स्टेज 2 आएगा, स्टेज 2 में 140 to 149 एंड 95 to 99, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ जा रहा है आपका ब्लड प्रेशर का वैल्यू, तो फिर वो कहलाएगा हाइपर टेंसिव क्राइसिस, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब जब 149 और 99 100 से ज़्यादा आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैल्यू बढ़ रहा है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाएगा। सो ये था हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन और उसका डेफिनेशन, और थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट के बारे में, हार्ट रेट के बारे में, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। तो हाइपरटेंशन कैसे हुआ, हमारे हाइपरटेंशन के होने का कॉज क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारी हाइपरटेंशन के होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन किन चीज़ों की वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, एंड उसके बाद फिर हम समझेंगे कि हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी में ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जो कि एबनॉर्मल काम करेंगे, और एबनॉर्मल काम करने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में जो इंक्रीज़ प्रेशर है, ब्लड का जो इंक्रीज्ड प्रेशर है वो देखने को मिलेगा ब्लड वेसल पे, और वो हाइपरटेंशन कॉज कराएगा, ठीक है। सो फ़िलहाल के लिए इतना, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द न्यू फार्माकोलॉजी सीरीज़ ऑफ शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस by Dr. Nishan Singh. Thank you so much.